Hello class 10 students, welcome back to our YouTube channel. Today we will revise the first chapter of your biology, the life process in a very short period of time. This is a quick revision video, right? तो start करते हैं बच्चों. इस chapter का नाम है life process. Life process का मतलब ही क्या है? वो सारी processes, वो सारी basic process जो life को maintain करने के लिए और survival के लिए necessary है. तो लाइफ प्रोसेसेस आर द इसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. एक्सप्लोर द फंडामेंटल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम न्यूट्रिशन टू एक्सक्रीशन. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बेटा फॉर बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं. कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ फ्यूलिंग लाइफ. मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपनी बॉडी में खाना लेते हैं. खाना क्या है? जैसे किसी मशीन को काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत है, वैसे ही हमारी बॉडी को काम करने के लिए, सारी बेसिक लाइफ प्रोसेस करने के लिए खाने की जरूरत है. उस खाने को लेना और उस खाने को यूटिलाइज करना कि हम उससे एनर्जी बना सके, उसको क्या कहते हैं बच्चे? हम न्यूट्रिशन, राइट? तो देखो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है बेटा? न्यूट्रिशन फ्यूलिंग लाइफ, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स एक्वायर एंड यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट दो चीजें. एक ऐसी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म खाना एक्वायर करता है, याद रखना बेटा, खाना एक्वायर करता है, और दूसरा उस खाने को यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए. दो तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक का क्या मतलब है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना लेने का तरीका. तो ऑटो का मतलब सेल्फ है और ट्रॉफिक का मतलब है खाना लेता कैसे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि खुद ही खाना बनाता है. इस दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं और लोअर ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये दो तरह का है. एक है बच्चे फोटोट्रॉपिक. फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा हुआ? कि फोटोन्स की हेल्प से, अगर सनलाइट की हेल्प से खाना बन रहा है तो वो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. अगर केमिकल्स की हेल्प से खाना बना रहा है ऑर्गेनिज्म तो वो कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है बेटा. इस अर्थ पर जब पहले शुरुआत हुई थी लाइफ की, तब तो बच्चे ऑक्सीजन भी नहीं थी, सिर्फ कुछ केमिकल से, उन केमिकल्स की हेल्प से ही जो पहले ऑर्गेनिज्म बने थे उन्होंने अपना खाना बनाया था. और आज भी ऐसे बैक्टीरिया अर्थ पर हैं जो कि क्या शो करते हैं बच्चे? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इधर सिर्फ और सिर्फ मेनली प्लांट्स वाला बताया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि प्लांट्स यूज सनलाइट. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को चार चीजें चाहिए होती हैं: सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर टू क्रिएट फूड फॉर फोटोसिंथेसिस. दूसरा क्या है बच्चे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरो का मतलब ही डिफरेंट है. तो हेटेरोट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन का मतलब है अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहे हैं. ठीक है? तो जिसमें क्या आ गया? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. होलोजोइक मतलब ऑर्गेनिज्म अगर अपना खाना, होलोजोइक का क्या मतलब है बच्चे? अगर ऑर्गेनिज्म जो है एज ए होल बॉडी के अंदर खाने को लेता है और खाने के अंदर, बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करता है तो उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. होलोजोइक के बाद क्या आता है बच्चे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक का मतलब है कि डाइजेस्टिव जूस बॉडी से बाहर रिलीज होंगे और वहां डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेगा, जैसे फंगस करती है. और तीसरे तरीके का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा? पैरासिटिक. पैरासिटिक का मतलब है ऑर्गेनिज्म इतना ज्यादा आलसी है कि वो अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस बनाना एक बहुत मेहनत का काम है. हमें लगता है कि हम जो इंसान सिर्फ खाना खा रहा है वो मेहनत का काम नहीं है. एक्चुअल में बॉडी की 20 से 25% एनर्जी सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है. तो अगर कोई पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है तो वो क्या करता है?
डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को, उसने मेहनत ही नहीं की खाने को डाइजेस्ट करने में, जो पचा पचाया खाना है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है दूसरे की बॉडी से, वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ले रहा है, तो क्या शो कर रहा है बेटा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये भी किसका टाइप है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, राइट। अब आता है बच्चे सबसे पहली चीज, फोटोसिंथेसिस, द प्लांट्स एनर्जी फैक्ट्री। प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। इसमें क्या आ गया बेटा? द वाइटल प्रोसेस। वाइटल का मतलब है, वाइटल का मतलब ही क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो द वाइटल प्रोसेस वेयर प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इसमें 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। पहला स्टेप क्या है बेटा? लाइट का एब्जॉर्प्शन। कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो पहला है क्लोरोफिल कैप्चर्स लाइट एनर्जी। दूसरा क्या है? इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ये बॉडी में हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं बेटा। जहां कहीं भी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, सोचने के लिए, समझने के लिए, चलने के लिए, हर जगह जो एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी बॉडी में, वो यूटिलाइज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और NADPH2 को भी एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? CO2 रिडक्शन। कि अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए एनर्जी जो लग रही है वो कहां से आई? सनलाइट की हेल्प से, जो केमिकल एनर्जी बनाई थी, राइट। अब ये इसकी रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। 6CO2, इसको आप चेंज कर ले, इसको लिखें बेटा 6CO2 प्लस 12H2। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये होगी बेटा, गिव राइज टू C6H12O6। इनफैक्ट यहां पे आपको लिखना चाहिए बेटा क्लोरोफिल, चाहे तो आप इससे ऐसे लिखिए बेटा सनलाइट, यहां लिखिए बच्चे क्लोरोफिल। इससे हमें क्या मिलेगा बेटा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए बेटा, अलग से ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है बच्चे ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन, अच्छा एक चीज और बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, डेजर्ट प्लांट में ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डेजर्ट प्लांट्स अगर डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो बहुत सारा पानी भी, बहुत सारा वाटर भी लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और डेजर्ट में पानी की वैसे ही स्कैरेसिटी रहती है, तो क्या करेंगे बेटा? उनमें एडेप्टेशन क्या है कि दिन के टाइम पे स्टोमेटा को बंद रखते हैं, नाइट टाइम पे स्टोमेटा ओपन होंगे, CO2 को लिया जाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेंगे जैसे कि मैलिक एसिड, और फिर दिन के टाइम पे सनलाइट को तो ले ही सकते हैं ना। सनलाइट को लेने के लिए स्टोमेटा की ओपनिंग थोड़ी करनी है, सनलाइट तो क्लोरोफिल से अब्सॉर्ब हो जाएगी। दिन के टाइम पे सनलाइट को अब्सॉर्ब किया, उससे एनर्जी कंपाउंड बना लिए, और जो रात में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया था डे टाइम में, उसको कन्वर्ट कर दिया बेटा कार्बोहाइड्रेट में, राइट। तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट शो करते हैं फोटोसिंथेसिस। यहां प्लांट्स की बात खत्म हुई, अब ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा। ह्यूमन न्यूट्रिशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले इंजेशन क्या है? खाने को बॉडी के अंदर लेना, इंजेस्ट करना इज इंजेशन। अब उस खाने के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना जिसको आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सके, उसको क्या कहते हैं बच्चे? डाइजेशन। और अब ये खाना ऐसा हो गया है कि आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड के अंदर इनका जाना इज एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी लास्ट पार्ट में। और लास्टली क्या है बच्चे? इजेशन, कि जो भी वेस्ट है जो काम का नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालना इज इजेशन। अब इसमें ये बच्चे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, मैं सिर्फ मेन पार्ट लिख के आई हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
सबसे पहले क्या है बेटा, माउथ के अंदर डाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ एक एंजाइम आपको याद रखना है, सलाइवरी एमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम जहां पे भी होगा वो किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो माउथ के अंदर बेटा स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ के बाद ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो फूड का बोलस माउथ में बनता है उसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से, जो ईसोफेगस की वॉल है उसके लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ईसोफेगस से खाना पहुंचाया जाता है स्टमक में। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, स्टमक से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो गैस्ट्रिक वर्ड हम स्टमक के लिए यूज करते हैं। तो जो स्टमक की ग्लैंड्स है उनको क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें सिक्रीट करती हैं बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम है स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड एक इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करती है जो कि है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन प्रोटीन्स को तोड़ सके इसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो पेप्सिन, हालांकि इसमें क्या होना चाहिए बेटा, HCl, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो पेप्सिनोजन सिक्रिएट करती हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है बेटा, HCl की प्रेजेंस में। और तीसरी चीज क्या है बेटा, म्यूकस। आप समझे बेटा, HCl बहुत ही कंसंट्रेटेड एसिड है, ये स्टमक की लाइनिंग को भी इरोड कर देगा, ताकि स्टमक की लाइनिंग बची रहे, इसीलिए म्यूकस सिक्रिएट होता है। नेक्स्ट बच्चे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन देती हैं, पैनक्रियास और लिवर। लिवर देता है बच्चे बाइल जूस, जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। हमने लास्ट वीडियो में भी ये पढ़ा था। लिवर जो बाइल जूस देता है उसके दो काम है, एक काम है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। लिवर जो बाइल जूस देता है बच्चे, उसके दो फंक्शन है। क्या फंक्शन है बेटा, एक काम है उसका एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना, किस लिए, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो एक्टिवेट हो सके। और दूसरा क्या काम है बेटा बाइल जूस का, बाइल सॉल्ट्स देना। बाइल सॉल्ट्स किस में हेल्प करते हैं, बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं, जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और लिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज एंजाइम उन पे काम कर सके। बेटा फैट्स और लिपिड्स एक ही बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप समझे बेटा, लिवर से बाइल जूस आया, लिवर बाइल जूस बनाता है, लेकिन वो स्टोर कहां पे करता है बाइल जूस, याद रखना बेटा गॉल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और ग्लैंड अपना सिक्रीशन देती है जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या देती है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें तीनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बच्चे। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है बच्चे, ट्रिप्सिन। और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है बच्चे, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम चाहिए था, तब प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तब ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा। माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, वैसे ही पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक अमाइलेज, वो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। लाइपेज नाम से ही पता चल रहा है बेटा लिपिड्स का डाइजेशन करेगा। अब ये तो है पैनक्रियाज ने एंजाइम दी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में जो डाइजेशन है वो इस रीजन से होगा, लिवर की वजह से भी, एल्कलाइन मीडियम जो मिला, और पैनक्रियाटिक एंजाइम से। लेकिन दूसरे पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी खुद की वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, जिसको सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, और उससे खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा हिस्सा है, ड्यूडेनम, जेजुनम, और लास्ट हिस्सा क्या है बच्चे, इलियम। ये जो इलियम पार्ट है बेटा, हम इसमें वैसे आगे भी पढ़ेंगे बेटा, इलियम पार्ट में विलाई प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो इलियम लास्ट पार्ट है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज अटैच हो।
और जो न्यूट्रिएंट्स में पूरा खाना कन्वर्ट हो गया उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, वो ब्लड में चला जाए रैपिडली, और वहां से कहां चला जाए बेटा, सारे सेल्स के पास। अब यहां पे भी ध्यान देना बेटा, क्योंकि लिम्फ वाला पार्ट इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। जब न्यूट्रिशन में बताया तब कहा कि सारा खाना ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, क्या फैट भी नहीं। जब लिम्फ वाला पार्ट कराया तब उसमें बताया कि फैट, डाइजेस्टेड फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक कैपिलरीज से होता है, ब्लड कैपिलरीज से नहीं। अपने दिमाग में ये रखना बेटा पॉइंट, क्योंकि लिम्फ का फंक्शन अलग से पूछा जाता है बोर्ड में, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन, अब खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया, ब्लड में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में अब जो खाना जाएगा वो कौन सा होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली एक ही काम होता है, उस खाने में से अब ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो फीकल मैटर बचता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट होता है। यहां पे हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है, विच इज न्यूट्रिशन। सेकेंड टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है जो खाना आपने खाया, अब ले लिया, उसके न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में चले गए, अब ये सेल्स तक जाएंगे। सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स से जो एनर्जी बनाएगी दैट इज द रेस्पिरेशन। तो अब दो तरह का रेस्पिरेशन है। पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज वाइटल एनर्जी फॉर सेल्यूलर फंक्शन। देखो बच्चों, आपने हो सकता है लोअर क्लासेस में या किसी और बुक को फॉलो करते हुए ये भी पढ़ा हो सकता है कि फूड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मगर ये बात सही नहीं है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन एक बहुत ब्रॉड प्रोसेस है, उसमें दो हिस्से आते हैं, एक आता है बच्चे ब्रीदिंग और दूसरा आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन कि फूड का ब्रेक डाउन करना वाइटल एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ताकि सेल्स अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। आप भूल कर भी इसमें ऑक्सीजन वर्ड यूज ना करें। कहां ऑक्सीजन वर्ड यूज करना है, जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन दो तरह का है, एक है बच्चे एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। जहां ऑक्सीजन मिलेगी वहां क्या फायदा है बेटा, कि वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जहां अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, बिना ऑक्सीजन की हेल्प के फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां एनर्जी कम रिलीज होगी, कम एनर्जी बनेगी। अगर सेम ग्लूकोज को आप समझे हमारी बॉडी में, अगर सेम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 38 एटीपी जनरेट हो रहा है। जबकि अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो इसी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे। इतना डिफरेंस है बेटा, ठीक है। क्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है? बिल्कुल। अगर हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा बेटा, हमारे स्केलेटल मसल्स में फूड का ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, और लैक्टिक एसिड बनेगा जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे अगर हमें मार्केट से कुछ भी खरीदना है तो हम करेंसी यूज करते हैं। अगर ऐसे ही बॉडी में सोचने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, चलने के लिए जो आपकी बॉडी में खर्च होती है वो क्या है बच्चे? एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे ह्यूमन रेस्पिरेशन, द एल्वियोलाई रोल। ये भी बहुत पूछा जाता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई का क्या रोल है। देखो बेटा, ये पार्ट क्या शो कर रखा है आपको? ट्रेकिया। ट्रेकिया का अनदर नेम होता है बच्चे विंड पाइप, ठीक है। इस ट्रेकिया के ऊपर हमें ये क्या नजर आ रहे हैं बच्चे? ये जो लाइंस हैं ये हैं कार्टिलेज। दीज आर एक्चुअली हेलाइन कार्टिलेज, जो कि क्या करते हैं बच्चे, इस ट्रेकिया के पाइप को कभी भी कोलैप्स नहीं होने देते, इसकी दोनों वॉल्स कभी भी कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अब आप देखें बेटा, ये ट्रेकिया फर्दर बाइफरकेट होता है, इनको हम कहते हैं बच्चे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जो हमें फर्दर इसकी डक्ट्स दिखती हैं बेटा, उनको हम कहते हैं बच्चे ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में हमें दिखता है बच्चे ये एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है बच्चे,
वो कैसा दिखता है हमें? लॉब्यूलेटेड। अगेन ये पूछा जाता है कि ये लॉब्यूलेटेड क्यों होता है, इतना ज्यादा बलून लाइक लॉब्यूलेटेड क्यों होता है बेटा? इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा, इससे भी क्या होगा, इससे सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज इससे अटैच होंगे और बहुत रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो एल्वियोलाई से अटैच होती हैं, इनके अंदर CO2 रिच एयर होती है और एल्वियोलाई के अंदर एटमॉस्फेयर से क्या आती है बच्चे? ऑक्सीजन रिच एयर। तो इनका रैपिड डिफ्यूजन होगा, जितनी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज अटैच होंगी, दैट्स व्हाई एल्वियोलाई बहुत ज्यादा लॉब्यूलेटेड होती है। तो एल्वियोलाई के फीचर क्या है एफिशिएंसी के लिए कि ज्यादा अच्छे से काम कर सकें? एल्वियोलाई की थिन वॉल्स होंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज सरफेस एरिया होगा और बहुत ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई होगी फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है व्हाई आर एल्वियोलाई एफिशिएंट। ये इसके 3 पॉइंट है बेटा, थिन वॉल का होना, लार्ज सरफेस एरिया का होना, कैसे बेटा? बिकॉज ऑफ द लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है बच्चे, हमारा यहां पे खत्म हुआ रेस्पिरेशन वाला। उसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हाई क्यों होता है? देखिए, जो लोग लैंड पे रह रहे हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में एयर है हम उसको इनहेल कर रहे हैं, उस एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कितना है? 21%, 20 to 21% अकॉर्डिंग टू वेरियस बुक्स। अब ये जो ऑक्सीजन है बच्चे, हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है, लेकिन जो अगर पानी में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है वो कहां से ले रहा है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो उस वाटर में प्रेजेंट है। और कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है? 1%। इसीलिए सेम ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उनको भी तो अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की हेल्प से करना है, एनर्जी बनाने के लिए, तो उन्हें आप समझे कि अगर हम 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं एक बार के इनहेलेशन में, वो कितना ले रहा है? 1%। इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है? यहां पे रेस्पिरेशन पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट है बच्चे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है वेरियस सब्सटेंसेस का बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, सेल्स के पास जाना ब्लड के थ्रू, या सेल्स से रिमूव आउट होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है बच्चे? ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट के जो यूनिट्स हैं वो 2 हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। जो चीज पानी में घुल जाएगी, जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे सारे मिनरल्स जो पानी में घुल सकते हैं, वो जाइलम के थ्रू पूरी प्लांट की बॉडी में चले जाएंगे। फ्लोएम का क्या काम है? जो खाना लीव्स में बना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो खाना उसमें स्टोर है उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, एंड फ्लोएम का काम है बेटा, अच्छा ये याद रखना, फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चे? ट्रांसलोकेशन। तो कई बार एग्जाम में ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता हो बेटा अच्छे से। एक और चीज, खाना बनता क्या है फोटोसिंथेसिस में? ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है बेटा? सुक्रोज के फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ट्रांसपिरेशन। मेनली जो जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी ही नहीं लगती। आप सोचे इतने बड़े ट्रीज, कुछ ट्रीज की हाइट तो 60 फीट और उससे भी कहीं ज्यादा होती है, उस तक ऊपर तक पानी पहुंच रहा है लीव्स तक, और 1% बॉडी की एनर्जी नहीं लग रही। पैसिव प्रोसेस है। हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट्स हैं, जो सॉइल से ऊपर पार्ट्स हैं, उनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, उनसे पानी का वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन।
ये जो ट्रांसपिरेशन है, जो पानी भाप बन के पेड़ से लगातार जा रहा है, वो क्या करता है, एक सक्शन पुल क्रिएट करता है और उसकी वजह से रूट जाइलम से जो पानी है वो लीव्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है ट्रांसपिरेशन के बेटा, ये भी पूछा जाता है। 3 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे उस टाइम पे सोच ही नहीं पाते कि हमें कौन से 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला क्या कहे बेटा कि इसका कूलिंग इफेक्ट होगा प्लांट पे। जैसे अगर हमें गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने का रीजन क्या है कि हमारी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट हो। ऐसे ही प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। नंबर 2, फैसिलिटेट करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और तीसरा क्या है बेटा, क्रिएट्स करता है ट्रांसपिरेशनल पुल ड्रॉइंग वाटर अप टू दी प्लांट। हालांकि इसमें सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो आप इसको सेकंड पॉइंट माने, इसको फर्स्ट पॉइंट माने और थर्ड पॉइंट इसमें आप नोट कर लें। लिखे बेटा, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स में पानी ज्यादा है तो वो भी उसके लिए वेस्ट ही है बेटा। अगर प्लांट को जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा है तो वो उसके लिए वेस्ट है। तो ट्रांसपिरेशन विल हेल्प इन गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट, राइट। दिस शुड बी द थर्ड पॉइंट। एनीवेज, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे हम ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन की, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का बेनिफिट क्या है मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर, जिनको हम एविस वर्ड यूज करते हैं बेटा। एविस एविएशन हमेशा फ्लाइट के लिए यूज होगा। तो बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का क्या बेनिफिट है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एकदम सेपरेट रहते हैं। तो ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे सेल्स तक पहुंचता है। ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड करके ज्यादा एनर्जी रिलीज कराएगा। और हमारी बॉडी में जो ये बर्ड्स और मैमल्स हैं, उनको अब ज्यादा एनर्जी की नीड ही होती है। रीजन, क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है ह्यूमंस का, 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो जाए तो फीवर है, अनदर प्रॉब्लम। तो 37 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर नहीं है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका मेजर पार्ट सिर्फ बॉडी को नॉर्मल रखने में, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में ही जा रहा है। तो अगर इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होने चाहिए। और वो कैसे हो पाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट से। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है। अब ये जो हार्ट है इसका एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। हार्ट का कोई काम नहीं है दूसरा। जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी आपने आज तक मूवी सीरियल्स किसी में देखे हैं, वो सब हार्ट से रिलेटेड नहीं होते। वो सब हमारे इमोशनल ब्रेन का एक पार्ट होता है बच्चे, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस और कुछ और पार्ट्स ब्रेन के मिलके हमारा एमेगडाला हो गया, स्पेशली वो इमोशनल ब्रेन बनाता है। ब्रेन का, हार्ट का सिर्फ एक ही काम है। वो काम क्या है बेटा, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट है। एक है उसका मैट्रिक्स। ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसका मैट्रिक्स फ्लूइड है। ठीक है, उस फ्लूइड मैट्रिक्स में जो कि 55% होता है बच्चे प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी आते हैं। और सेल्स कौन से हैं बच्चे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन 97% बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है बच्चे, डिफेंस में, कि वो इन्फेक्शन को फाइट करता है, इम्यूनिटी बिल्डअप में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है बच्चे, ब्लड की क्लॉटिंग। अगर कोई वुंड हमारी बॉडी में या कहीं पे कट लग जाए हमारी बॉडी में, तो जो ब्लड लॉस होता है बॉडी से, उसको अगर एक लेवल से ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत दिक्कत आ सकती है। तो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म क्या है कि प्लेटलेट्स आके वहां पे एक सील, क्लॉट बना देंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बच्चे प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है बच्चे एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से मेटाबॉलिक का क्या मतलब है? जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट बना है उसको बॉडी से बाहर निकालना इज एक्सक्रीशन। तो ह्यूमंस में आप समझिए, जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो उसमें पहले जो पैराग्राफ दे रखा है यूरिन फॉर्मेशन से पहले, वो आपको बता रखा है कि जब आप न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो फीकल मैटर वेस्ट के फॉर्म में है, उसका एक्सक्रीशन आपने वहीं पढ़ लिया। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस वेस्ट है, वो एक्सहेलेशन से जो रिमूव हुई उसका आपने वहीं पढ़ लिया। आपकी बॉडी से बहुत सारा कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया सलाइवा के थ्रू भी रिमूव होता है। आपको जो स्वेटिंग होती है वो भी एक तरह का वेस्ट रिमूवल का प्रोसीजर है, ठीक है। और मेनली जो हम जब एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं तो हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करते हैं। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड्स के थ्रू, वो अमाइनो एसिड्स जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं बेटा अमोनिया के फॉर्म में। हमारी बॉडी में भी अमोनिया बनता है फिश की तरह, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की तरह, लेकिन अमोनिया के एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट है। तो इसीलिए हमारे लिवर में पहले अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया और यूरिक एसिड में, और फिर हमारी किडनी के थ्रू उस यूरिया और यूरिक एसिड को यूरिन के फॉर्म में रिमूव किया जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले आप इस डायग्राम को देखें बेटा, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है बच्चे बनाने के लिए बिल्कुल। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं तो बेटा आपको यही बनाना होता है। आपने किडनीज बनाए, ठीक है, रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं। तो किडनी के लिए जो आर्टरी आ रही है वो क्या है बेटा? राइट रीनल आर्टरी, दिस इज राइट किडनी, राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, ये जो आपके किडनी से निकल रहे हैं पाइप, इनको हम क्या कहते हैं? यूरेटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोनों किडनी से यूरेटर्स आकर जो यूरिन फॉर्मेशन हो गया किडनी में, वो यूरेटर के थ्रू कहां पहुंचता है बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होता है अप टू द टाइम जब तक कि बॉडी से बाहर ना निकाला जाए, और उसके बाद ये यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है वो यूरिया को, यूरिन को बॉडी से रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आ सकता है बेटा बनाने के लिए, तो उसके लिए बेटा मैं डायग्राम्स के लिए एक अलग वीडियो कि कौन कौन से डायग्राम लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, वो सारी लेबलिंग और स्पेशली जो डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंटिन्यू करना, हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आता है बच्चे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन में क्या है कि आप प्लांट्स में जो भी वेस्ट हैं वो अपने लीव्स में, क्योंकि उससे पता है उसके लीव्स फॉल ऑफ हो जाएंगे, तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो जो शेड होने वाली लीफ है उनके अंदर पहले ही स्टोर करना शुरू कर देता है, बार्क में, फ्रूट्स में, ठीक है। और मैंने बताया बेटा स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी प्लांट जो है वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट आउट करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज बेटा, प्लांट्स अपने आसपास की सॉइल में भी जो अपने वेस्ट हैं उनको डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर का शॉर्ट वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।